जीव विज्ञान आज नायक बैच RWD द्वारा करवाई गई थी, वो देखेंगे। क्लास 10, क्लास 10 देखेंगे। तो फिर अगला देखते हैं कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन रिवीजन के हिसाब से बढ़िया रहेगी। जीवद्रव्य का परिचय, प्रोटोप्लाज्म का इंट्रोडक्शन, जीवद्रव्य का परिचय। कोशिका के भीतर के जीवित पदार्थ को जीवद्रव्य कहा जाता है। कोशिका के भीतर के जीवित पदार्थ को जीवद्रव्य कहा जाता है। शब्द दिया था जीवद्रव्य का पुरकिंजे ने यह नाम दिया था। जीवद्रव्य शब्द पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने दिया था। फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ, जीवन का भौतिक आधार। जीवन का भौतिक आधार। हेक्सले ने जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा था। हेक्सले ने जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा था। बनावट, जीवद्रव्य मुख्य रूप से दो भागों से मिलकर बनता है। जीवद्रव्य मुख्य रूप से दो भागों से मिलकर बनता है। कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य केंद्रक के बाहर और कोशिका झिल्ली के अंदर का हिस्सा। कोशिका द्रव्य केंद्रक के बाहर और कोशिका झिल्ली के अंदर का हिस्सा। केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य केंद्रक के अंदर पाया जाने वाला तरल। केंद्रक द्रव्य केंद्रक के अंदर पाए जाने वाला तरल। आगे देखते हैं कोशिका विभाजन क्या है। कोशिका विभाजन क्या है, तो परिभाषा देखते हैं। एक कोशिका को दो या दो से अधिक नई कोशिकाओं में विभाजित होना कोशिका विभाजन कहलाता है। परिभाषा, एक कोशिका को दो या दो से अधिक नई कोशिकाओं में विभाजित होना कोशिका विभाजन कहलाता है। प्रमुख वैज्ञानिक 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने एक प्रसिद्ध वाक्य कहा था, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। अर्थ है नई कोशिकाओं का जन्म पहले से मौजूद पुरानी कोशिकाओं से होता है। नई कोशिकाओं का जन्म पहले से मौजूद यानी पुरानी कोशिकाओं से होता है। कोशिका विभाजन के प्रकार, कोशिका विभाजन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। कोशिका चक्र को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। कोशिका चक्र को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। अंतरावस्था, पहला है इंटरफेस यानी अंतरावस्था। इसे तैयारी की अवस्था भी कहते हैं। अंतरावस्था, इसे तैयारी की अवस्था भी कहते हैं। एम फेस यानी एम अवस्था, यह वास्तविक विभाजन की स्थिति है जिसे दो भागों में बांटा जाता है। एम फेस यानी एम अवस्था, यह वास्तविक विभाजन की स्थिति है जिसे दो भागों में बांटा जाता है। समसूत्री विभाजन, मिटोसिस। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। अंतरावस्था, अगला देखते हैं अंतरावस्था यानी इंटरफेस। यह अंतरावस्था यह कोशिका चक्र की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। यह कोशिका चक्र की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। तैयारी की अवस्था, तैयारी की अवस्था, इस चरण में कोशिका विभाजन के लिए खुद को तैयार करती है। इस चरण में कोशिका विभाजन के लिए खुद को तैयार करती है। सबसे लंबी अवस्था, यह कोशिका चक्र की सबसे लंबी अवधि वाली अवस्था है। सबसे लंबी अवस्था, यह कोशिका चक्र की सबसे लंबी अवधि वाली अवस्था है। 3 चरण, मुख्य रूप से 3 चरणों में पूरी होती है। जीवन फेस और एस फेस यानी साइनेटिक्स फेस, जहाँ डीएनए का निर्माण होता है। एस फेस में, साइनेटिक्स फेस में जहाँ डीएनए का निर्माण होता है। G2 फेस, जिसे GAP2 कहते हैं। मुख्य बिंदु देखते हैं। जीवद्रव्य ही जीवन का आधार है। जीवद्रव्य ही जीवन का आधार है। रुडोल्फ विर्चो ने बताया कि कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही बनती है।
रुडोल्फ विर्चो ने बताया कि कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही बनती है। विभाजन से पहले कोशिकाएं इंटरफेस में अपनी तैयारी पूरी करती है। विभाजन से पहले कोशिकाएं इंटरफेस में अपनी तैयारी पूरी करती है। कोशिका चक्र इंटरफेस। कोशिका चक्र इंटरफेस। कोशिका विभाजन से पहले खुद को तैयार करती है जिसे इंटरफेस कहते हैं। इसके 3 मुख्य चरण हैं। कोशिका चक्र इंटरफेस। कोशिका विभाजन से पहले खुद को तैयार करती है जिसे इंटरफेस कहते हैं। इसके 3 मुख्य चरण हैं। पहला, जीवन। इस चरण में कोशिका वृद्धि करती है। जीएफपी जीवन में इस चरण में कोशिका वृद्धि करती है। एस यानी साइनेटिक्स फेस। यहाँ डीएनए का संश्लेषण डीएनए साइनेटिक्स होता है, यानी डीएनए की कॉपी बनती है। एस यानी साइनेटिक्स फेस में। G2 में इस चरण में सभी कोशिकाओं की प्रतिलिपि बनती और कोशिका विभाजन के लिए पूरी तरह तैयार हो जाती है। G2 इस चरण में सभी कोशिकाओं की प्रतिलिपि बनती है और कोशिका विभाजन के लिए पूरी तरह तैयार हो जाती है। समसूत्री बनाम अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री और अर्धसूत्री। तो पहले समसूत्री के बारे में देखते हैं। समसूत्री की खोज की थी वॉल्थर फ्लेमिंग। समसूत्री की खोज की थी वॉल्थर फ्लेमिंग। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होती है। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होती है। समसूत्री विभाजन एक मात्र कोशिका से 2 समान पुत्री कोशिकाएं बनती है। समसूत्री विभाजन एक मात्र कोशिका से 2 समान पुत्री कोशिकाएं बनती है। और समसूत्री की गुणसूत्रों की संख्या समसूत्री गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। समसूत्री में गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। मुख्य उपयोग समसूत्री घाव भरने, वृद्धि और अलैंगिक करना, अलैंगिक जनन में सहायक है। घाव भरना, वृद्धि और अलैंगिक जनन में सहायक है समसूत्री। अब अर्धसूत्री। अर्धसूत्री के खोजकर्ता ऑस्कर हर्टविग। अर्धसूत्री के खोजकर्ता ऑस्कर हर्टविग। अर्धसूत्री जनन कोशिकाओं में होती है। अर्धसूत्री जनन कोशिकाओं में होती है। अर्धसूत्री एक मात्र कोशिका से 4 अलग अलग पुत्री कोशिकाएं बनती है। अर्धसूत्री विभाजन एक मात्र कोशिका से 4 अलग अलग पुत्री कोशिकाएं बनती है। अर्धसूत्री गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। अर्धसूत्री में युग्मकों का निर्माण होता है और लैंगिक जनन होता है। अर्धसूत्री विभाजन में युग्मकों का निर्माण और लैंगिक जनन का होता है। अब आगे देखते हैं समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन के चरण। समसूत्री विभाजन के चरण। ईयरली प्रोफेस। प्रारंभिक पूर्वावस्था। प्रारंभिक पूर्वावस्था केंद्रक झिल्ली हटने लगती और गुणसूत्र दिखने लगते हैं। प्रारंभिक पूर्वावस्था में केंद्रक झिल्ली हटने लगती और गुणसूत्र दिखने लगते हैं। लेट प्रोफेस। लेट प्रोफेस स्पिंडल फाइबर बनने लगते हैं। लेट प्रोफेस में स्पिंडल फाइबर बनने लगते हैं। मेटाफेस यानी मध्यावस्था में सभी गुणसूत्र कोशिका के बीच में एक लाइन में व्यवस्थित हो जाते हैं। मध्यावस्था में सभी गुणसूत्र कोशिका के बीच में एक लाइन में व्यवस्थित हो जाते हैं। एनाफेस यानी पश्चावस्था। एनाफेस यानी पश्चावस्था सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग होकर विपरीत ध्रुवों की ओर खींचने लगते हैं। यहाँ क्लोवेज फ्लो यानी खांच बनना शुरू होता है। पश्चावस्था सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग होकर विपरीत ध्रुवों की ओर खींचने लगते हैं। यहाँ खांच बनना शुरू होता है। टेलोफेस यानी अंत्यावस्था 2 नए केंद्रक बनने लगते हैं और कोशिका 2 भागों में बंटने के करीब होती है।
साइटोकाइनेस अंत में कोशिका द्रव विभाजित होकर दो अलग डॉटर सेल्स बना देता है। महत्वपूर्ण शब्द देखते हैं। मदर सेल मात्र कोशिका, वह पुरानी कोशिका जो विभाजित होती, मात्र कोशिका वह पुरानी कोशिका जो विभाजित होती है। फिर देखते हैं डॉटर सेल पुत्री कोशिका, विभाजन के बाद बनी नई कोशिकाएं। पुत्री कोशिकाएं विभाजन के बाद बनी नई कोशिकाएं। शुक्राणु यानी स्पर्म यानी शुक्राणु और अवम यानी अंडाणु ये अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनने वाले जनन अंग है। शुक्राणु और अंडाणु ये अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनने वाले जनन अंग है। नोट देखेंगे। समसूत्री विभाजन शरीर की मरम्मत और विकास के लिए जरूरी है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन अगली पीढ़ी के निर्माण, बच्चों के जन्म के लिए आवश्यक है। समसूत्री विभाजन शरीर की मरम्मत और विकास के लिए जरूरी है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन अगली पीढ़ी के निर्माण, बच्चे के जन्म के लिए आवश्यक है। अगली क्लास देखेंगे क्लास 11। यदि यह PDF पसंद आ रही है तो आपको मिलेगी मात्र 49 रुपये में। कॉन्टैक्ट करें इस नंबर पे।